2022 और 23 भारत सरकार ने बजट प्रस्तुत किया और भारत सरकार के बजट का जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, कुल सकल घरेलू उत्पाद होते हैं, जो पूरा साल भर में काम किया भारत ने, वो कुल 340 लाख करोड़ रुपए का काम हुआ। 340 लाख करोड़ रुपया भारत में भारत की सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने मिलकर खर्च किया। मेरा ये बताने का है कि उस 340 लाख करोड़ में जो नौकरियों के ऊपर खर्च हुआ वो मात्र 3% था। 3% का मतलब कितना होगा? 6 लाख करोड़ रुपया। 6 लाख करोड़ रुपया में से 50% ही तो हम लेंगे ना। अभी तो हमें 50% रिजर्वेशन मिला हुआ है। इसका मतलब अगर बहुजन समाज के बीच 340 लाख करोड़ रुपए में से मात्र 3 लाख करोड़ रुपया उसके घर में गए। इन 5 सालों में केवल बेचने का काम किया। तो अगर आप सोचिए, जब आपके पास जो सरकारी नौकरी देने वाले संस्थान थे, BSNL, MTNL, एयर इंडिया, आप नाम लेते जाइए, लगातार उनको बेचा जा रहा है। तो अगर वो बेचा जाएगा तो 3% GDP का हिस्सा भी वहां पर सरकारी नौकरियों के बीच नहीं बचता। संगठन काम कर रहे हैं, उनको जोड़ा जाए और हमारे समाज के जो लोग हैं उनको अवेयर किया जाए कि क्या साजिशें, क्या खेल और क्या हमारे खिलाफ सरकारों के बीच, लोगों के बीच चलता रहता है, उसके संदर्भ में हम लोगों को जागरूक करें। जाति जनगणना का सवाल सबके सामने था, सबने प्रयास किया और बिहार की सरकार ने उसको करके दिखाया। हमें आशा है कि अगर प्रेशर बनता रहा तो ये केंद्र के स्तर पर भी होगा और जो हमारी लड़ाई थी और जाति जनगणना के जो उद्देश्य थे वो हमारे पूरे होंगे। मैं आज एक स्पेसिफिक इशू पे बात करना चाहता हूँ, मैं भटकना नहीं चाहता। ये ठेकेदारी में हिस्सेदारी का जो मुद्दा है, दरअसल क्या है, पिछले 75 सालों में हम जो लड़ाई लड़ते रहे, हमारा समाज, हमारे पुरखे, चाहे वो कर्पूरी ठाकुर जिनको भारत सरकार ने अभी भारत रत्न दिया है, हमारे लिए सम्मान की बात है, हम सबके लिए खुशी की बात है। कौन सी सरकार ने दिया हमें वो मायने नहीं रखता, हम उसके समर्थक हो सकते हैं, विरोधी हो सकते हैं, पर हमारे लिए एक सम्मान की बात है कि हमारे पुरखों को दिया जा रहा है। मेरा ये कहना है कि अब तक जो लड़ाई लड़ी जा रही थी वो केवल और केवल नौकरियों में भागीदारी को लेकर थी, पर हमारे लिए जानने की जरूरत ये है, आप मंडल कमीशन की रिपोर्ट उठाकर पढ़ें। मंडल कमीशन की रिपोर्ट में भी ये बात कही गई है कि अगर नौकरियों से हिस्सेदारी मिलेगी तो पूरे देश भर में जो नौकरियां हैं वो केवल 2% हैं। इसका मतलब पूरी GDP का कुल 2% हिस्सा आपको मिलता है अगर आपको नौकरी में बराबर की भागीदारी मिल जाए तो। और उस समय भी वो ये कह रहे थे कि अगर पूरी नौकरी दी भी जाएगी तो कुल 2 करोड़ के आसपास वो लोग हैं। तो हमें ये देखना है कि क्या उससे हमें न्याय मिल जाएगा। देखिए, पहला प्रेजेंटेशन क्या है, हम क्या बताना चाहते हैं, आपसे ध्यान से सुनिएगा। 2022 और 23 भारत सरकार ने बजट प्रस्तुत किया और भारत सरकार के बजट का जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, कुल सकल घरेलू उत्पाद होते हैं, जो पूरा साल भर में काम किया भारत ने, वो कुल 340 लाख करोड़ रुपए का काम हुआ। जो ध्यान देने लायक मुद्दा है उसको सुनिए। 340 लाख करोड़ रुपया भारत में भारत की सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने मिलकर खर्च किया। मेरा ये बताने का है कि उस 340 लाख करोड़ में जो नौकरियों के ऊपर खर्च हुआ वो मात्र 3% था। 3% का मतलब कितना होगा? 6 लाख करोड़ रुपया। 6 लाख करोड़ रुपया में से 50% ही तो हम लेंगे ना। अभी तो हमें 50% रिजर्वेशन मिला हुआ है। इसका मतलब अगर बहुजन समाज के बीच 340 लाख करोड़ रुपए में से मात्र 3 लाख करोड़ रुपया उसके घर में गया। आप समझ रहे हो, केवल 3%। जो महत्वपूर्ण खर्च कहाँ हो रहा है मैं वो बताना चाहता हूँ। जो दूसरा महत्वपूर्ण खर्चा होता है, GDP का 20 से 22% सरकारी ठेके दिए जाते हैं, केंद्र और राज्य की सरकारें देती है। अगर आप 340 लाख करोड़ का 22% निकालोगे तो वो कुल लगभग 60 लाख करोड़ रुपया होता है। हमारा सवाल ये है और जो हमारी लड़ाई है, हम ये कहना चाहते हैं कि हमको जो ये 6 लाख करोड़ रुपया मिल रहा है उसमें से 3 लाख करोड़ रुपया जो रिजर्व कैटेगरी के लोगों को मिल रहा है, उसकी लड़ाई के साथ साथ उस 68 लाख करोड़ रुपए का जो सरकारी ठेका देश भर में राज्य और केंद्र की सरकारें देती हैं, उसमें हमारी भागीदारी कितनी है, हम इसके ऊपर चर्चा करना चाहते हैं। आज ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। हो क्या रहा है, हम लोगों ने अभी तक क्या किया है, हमने एक फोकस बना रखा है, आरक्षण। हम उससे पीछे नहीं हट रहे। सरकारी नौकरियों में हमें आरक्षण चाहिए, लेकिन दूसरा एक जो महत्वपूर्ण पहलू है उसके ऊपर भी हमारा ध्यान चाहिए। सरकारें लगातार, और मोदी गवर्नमेंट खास करके जब 2019 का पूरा ये जो 5 साल चला है, इन 5 सालों में केवल बेचने का काम किया। तो अगर आप सोचिए, जब आपके पास जो सरकारी नौकरी देने वाले संस्थान थे,
BSNL, MTNL, एयर इंडिया, आप नाम लेते जाइए, लगातार उनको बेचा जा रहा है। तो अगर वो बेचा जाएगा तो 3% GDP का हिस्सा भी वहां पर सरकारी नौकरियों के बीच नहीं बचता। वो हमने लिखा हुआ है कि आउटसोर्सिंग, प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट के माध्यम से सरकारें क्या प्रयास कर रही हैं? ये सरकार ये प्रयास कर रही है कि नौकरियां, ना नौकरी रहेगी ना आरक्षण का मांग बचेगा। तो हम अपनी लड़ाई को एक स्टेप आगे करते हैं। चलो भैया, नौकरी तो दो ही, लेकिन जो सरकारी ठेके आप दे रहे हो 22% पूरी GDP, और ये आंकड़ा मेरा नहीं है, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है 2020 की, और भारत सरकार ने जो फाइनेंस मिनिस्टर है इसने भी अनाउंस किया था कि लगभग 22% पूरी GDP का हम जो है उसमें देते हैं। सर नेक्स्ट, ये एक डिटेल्स है कि कौन सी मिनिस्ट्री को कितने पैसे दिए जाते हैं। सबसे हाईएस्ट खर्चा जो है लगभग 6 लाख करोड़ के आसपास डिफेंस का है, हमने पूरा डिटेल दिया है, रोड ट्रांसपोर्ट का, रेलवे का, होम अफेयर्स का, केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स का और कम्युनिकेशन, ये सारे खर्चे हैं जो डिपार्टमेंट वाइज, मंत्रालय वाइज बांटे गए। और इन सब में किसी का 22%, किसी का 25%, किसी का 20% हिस्सा जो है क्या जाता है, सरकारी ठेके में जाता है। सर नेक्स्ट, ये जो पॉइंट हमने डिस्कस किया, हम लोगों ने सरकारी नौकरी को माना कि वो सामाजिक न्याय है। क्यों माना? क्योंकि जब हमें नौकरी मिलती है तो हम ये महसूस करते हैं कि हमें भी सरकार में भागीदारी मिल रही है। जब आरक्षण के माध्यम से हमारे लोग IAS, IPS, SDM, DM, डॉक्टर, इंजीनियर बन रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारे समाज का मानसिक उत्थान हो रहा है। लेकिन वाकई में अगर सोचा जाए तो वो लड़ाई भी हमारी क्या है, वो जीवन की लड़ाई है, लाइवलीहुड की लड़ाई। और ये मैं क्यों बताना चाहता हूँ, सामाजिक लड़ाई के ऊपर हमको फोकस रखा गया, जो हमारी आर्थिक लड़ाई थी। क्योंकि जब तक हमारे घर में पैसे नहीं आएंगे भाई, हम लड़ने के लिए सक्षम नहीं हो सकते। और उसकी लड़ाई हमें लड़ने के लिए जो सेकंड रेस है, देखिए, वो हमको ठेकेदारी में लेकर आना पड़ेगा। ठेकेदारी में आरक्षण की डिमांड, ठेकेदारी में भागीदारी की डिमांड हमको करनी पड़ेगी। क्या होता है ठेकेदारी में और हम कैसे नहीं आ पा रहे, मैं आपको एक आंकड़ा बता रहा हूँ। भारत सरकार ने जो MSMEs होता है, स्मॉल एंड माइक्रो इंडस्ट्रीज, उसके अंदर एक नियम बनाया। कितनी भागीदारी है उस 68 लाख करोड़ का जो मैंने आंकड़ा दिया, उस 68 लाख करोड़ में SC, ST, OBC की भागीदारी कितनी है मैं वो बताना चाहता हूँ। उसमें रूल बनाया गया है कि कुल GDP का 25%, जो जितने प्रोक्योरमेंट होते हैं, जो सरकारी ठेका जाता है, लगभग उस सरकारी ठेके का, उस 68 लाख करोड़ का 25% हिस्सा जो है माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्री से लिया जाएगा। और इत्तेफाक से आपको बताऊं, वहां पर सरकार ने एक प्रावधान किया है, 4% SC और ST को रिजर्वेशन है और 3% महिलाओं को रिजर्वेशन है। और ये रिजर्वेशन 2012 से दिया गया है। उसके बावजूद भी आज के दिन हम लोग 0.75 है, 1% तक भी नहीं पहुंच पाए, जबकि 4% का आरक्षण दिया गया। अभी आरक्षण की सीमा पहुंचना तो छोड़िए, हम लोग 0.75 तक पहुंचे हैं। आप ये लगा लो, 68 लाख करोड़ का 25% और उस 25% का 0.75% कितना बनेगा, 10-20 हज़ार करोड़, 20,000, 68 लाख करोड़ का ठेका जा रहा है। वो किसके पास जा रहा है, वो 15% के पास जा रहा है, पूरा का पूरा 68 लाख करोड़। अगर हम उसमें से निकाल पाएंगे तो हद से हद 40 से 50 हज़ार करोड़ हमारे पास आ रहा है, तो 67 लाख करोड़ रुपया उन सवर्णों के पास जा रहा है। आप और हम उनसे कैसे टक्कर ले पाए, आप जरा सोच कर देखिए कैसे रोका जाता है। आप सरकारी ठेकों का जो टेंडर निकलते हैं, उनकी नोटिसेज आप में से कुछ लोग पढ़ते होंगे। उसके जो प्रावधान बनाए जाते हैं, वो प्रावधान ऐसे होते हैं कि कोई भी SC, ST, OBC समाज का व्यक्ति उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकता। कहीं नहीं लिखा होता कि SC, ST, OBC वालों को पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाएगा, लेकिन कहते हैं ना कि सत्ता जिसके हाथ में है, नियम कानून वो बनाएगा, तो अपने हिसाब से बनाएगा। क्या करते हैं, एक शर्त लगा दी जाती है, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कहाँ से आएगा, हमने अभी, हमारी पहली पीढ़ी इस धंधे में आई है, कहाँ से आएगा जी। फिर क्या करेंगे, आपका टर्नओवर कितना है, 25,000 करोड़ है, 5,000 करोड़ है, 10,000 करोड़ है, 2,000 करोड़ है। हमारे लोग जो काम कर रहे हैं वो 50 करोड़, 100 करोड़, 1,000 करोड़ तक भी नहीं पहुंच पाए, 100-500 करोड़ के बीच में काम कर रहे हैं। तो दूसरा क्या लगाई जाती है बाधा, टर्नओवर। तीसरी बाधा क्या लगाई जाती है, अर्नेस्ट मनी। और बैंकों के लिए खास करके होता है कि जो PG है, जो गारंटी, आपसे गारंटी मांगी जाएगी, आप कहाँ से गारंटी दो। तो ये सारी बाधाएं हमने ये बताने की कोशिश की है कि जो हम जिस तरह के परिवारों से आते हैं, हमारे परिवार में लोग क्या रहे, किसान, मजदूर, ये इनका ना तो बैंकों तक एक्सेस है, ना आप लोन ले सकते हो, और ना लोन ले सकते हो ना आप ठेकेदारी में पार्टिसिपेट कर सकते हो। आप जानते हैं इस सरकार के आने के बाद ये डेटा है 15 लाख करोड़ रुपया
एनपीए खाता बही खाते के अंदर डाला गया, जिसको सरकार ने मान लिया है कि पैसा वापस नहीं लौटेगा। और बड़े बड़े व्यापारी मालिया एंड ऑल ले लेकर कहाँ है, भाग खड़े हुए। किसका पैसा है? हमने आपसे सवाल ही नहीं पूछा कि वो पैसा है किसका, वो हमारा और आपका पैसा था। क्योंकि हमारे पुरखे किसान मजदूर रहे, उनको बैंक का उन्होंने रास्ता ही नहीं देखा। तो जब आप बैंक का रास्ता नहीं देखोगे आपको लोन मिलेगा नहीं।